यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। हर किसी को पता भी नहीं चला और 2 घंटे बीत गए। वे लगातार लड़ते रहे, विरोधियों की हरकतें समझते रहे और उन्हें पकड़ते रहे। अब सब एक सीधी पंक्ति में, 3 की कतारों में, अपने अपने कप्तानों के पीछे खड़े थे। एक भी देरी से नहीं आया। आरव राठौड़ ने हर टीम के कप्तान के सामने 2 बैग रखे थे। एक बैग में उनकी टीम के जीवित साथियों की हेडबैंड जमा की गई थी, जबकि दूसरे में दुश्मन की हेडबैंड और झंडे रखे गए थे। सभी बैग जमा होने के बाद आरव ने सबके सामने गिनती की ताकि टीमों को ये पता चल सके कि उन्होंने अब तक कैसा प्रदर्शन किया है। जयंत सिंह की टीम के पास 2 झंडे और 19 हेडबैंड थे। मयंक की टीम के पास 1 झंडा और 25 हेडबैंड थे, जबकि गिरीश की टीम के पास भी 1 झंडा और 27 हेडबैंड थे। आरव की नज़र में ये परिणाम लगभग बराबर ही थे। जयंत के पास हेडबैंड कम थी लेकिन उसके पास 2 झंडे थे। वहीं मयंक और गिरीश के अंक भी एक जैसे थे। कुल मिलाकर सभी टीमों ने ये परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली थी। जैसे ही सैनिकों ने अपने परिणाम सुने, कई की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आखिर ये उनके जीवन की अब तक की सबसे कठिन परीक्षा थी। इनमें से अधिकतर के पास असली युद्ध का कोई अनुभव नहीं था, रणनीति की समझ भी सीमित थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, मेहनत की और अब उसका फल सामने था। उन्होंने खुद अपने शरीरों में और सोचने के तरीकों में बदलाव देखा था। अब वे एक दूसरे को परिवार की तरह मानते थे। पहली बार भाईचारे की असली भावना जाग चुकी थी। जब उन्होंने राजधानी के शूरवीरों को याद किया, तो वहां की स्वार्थी सोच याद आ गई। हर कोई बस सत्ता और दौलत के पीछे भागता था। अगर तुम ताकतवर नहीं थे, तो तुम्हें रौंद दिया जाता था या अपमानित किया जाता था। लेकिन सिंधवन में आकर उन्हें एक नया नजरिया मिला था। सच्ची ताकत वही है जो दूसरों को संभाल सके। चाहे कोई कितना भी गरीब हो, उसे कभी भी तुच्छ नहीं समझा जाना चाहिए। अभी तो सुबह के केवल 6:30 ही बजे थे, और यह समय तो उनके सामान्य अभ्यास का अंत होने का भी नहीं था। उन्हें अंदाजा हो गया कि परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। चूंकि हमारे पास समय है, हम आज की परीक्षा के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं। तुम जो कर चुके हो, वो प्रथम चरण भाग ए था, और जो अब करोगे वह भाग बी होगा, आरव राठौड़ बोले। अब मैं चाहता हूं कि तुम 6-6 के समूह बनाओ, जिसमें हर टीम से 2-2 योद्धा हों। पिछली परीक्षा ने ये दिखाया कि तुमने अपनी टीम में कैसे प्रदर्शन किया, लेकिन अब देखना है कि तुम दूसरों के साथ कैसा तालमेल बना सकते हो। याद रखो, हम सब सिंधवन के लोग हैं। कोई भी दूसरे से श्रेष्ठ या हीन नहीं है। सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। सभी सैनिकों ने सिर झुकाकर स्वीकार किया। उन्हें महसूस हुआ कि आरव सही कह रहे थे। असली पहचान यह नहीं कि वे किस कप्तान के अंतर्गत हैं, बल्कि यह कि वे सिंधवन के लिए क्या कर सकते हैं। अब निर्धारित अनुसार समूह बनाओ। कप्तानों का एक अलग समूह बनेगा। सभी ने जल्दी जल्दी अपने समूह बनाए और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करने लगे। पिछले हफ्तों से मैं तुम्हें ये सिखा रहा था कि कैसे केवल अपने शरीर की ताकत से उपकरणों का इस्तेमाल कर पहाड़ियों और चट्टानों पर चढ़ा जाए। इस अभ्यास ने तुम्हारी सहनशक्ति, लचीलापन, मानसिक दृढ़ता, मांसपेशियों का समन्वय और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाया है। कुछ ने तो ऊंचाई और मृत्यु के डर को भी मात दी है। आरव ने गर्व से मुस्कुराते हुए अपने सैनिकों को देखा, जिनके चेहरों पर आत्मविश्वास और संतोष की चमक थी। कुछ दिन पहले उन्होंने कुछ ग्रामीणों को पैसे देकर परीक्षा की संरचना बनाने में मदद ली थी। इस बार की परीक्षा पूरी तरह से एक सैनिक प्रशिक्षण शिविर जैसी थी, जैसा कि धरती पर होता था। सब मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें बताता हूं कि अगला चरण कहाँ होगा, आरव ने कहा। जब वे वहां पहुंचे और उन्होंने आगे का परिदृश्य देखा, तो वे थोड़ा भ्रमित हो गए। ये परीक्षा कैसे चलेगी? हर टीम के लिए 5 लकड़ियों की पंक्तियां थीं, जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर थीं। हर बार केवल 6 सैनिक एक साथ एक पंक्ति को पार कर सकते थे। लक्ष्य था कि बिना छुए उन्हें कूदकर पार करना। इसके बाद आया टायर ड्रिल। इस काल में टायर तो थे नहीं, इसलिए आरव ने मिट्टी, पत्तों, घास और लकड़ियों से गोल खांचे बनाए थे। हर सैनिक को इन 20 टायरों से होकर बिना गिरे निकलना था। फिर आया एक 5 पंक्ति वाला लकड़ी का झूलता पुल, जो कीचड़ भरे मैदान के ऊपर बना था।
कीचड़ अब सूख चुका था, लेकिन जमीन फिर भी फिसलन भरी थी। सैनिकों को जमीन को छुए बिना इन लकड़ी की छड़ों के सहारे दूसरी तरफ पहुंचना था। फिर आया जाल की दीवार, जो एक 10 फीट ऊंचे पुराने पेड़ के किनारे टंगी थी। सैनिकों को दौड़कर दीवार पर चढ़ना था, फिर पेड़ से नीचे फिसल कर आना था। इसके बाद वे जमीन से सटे हुए जालों के नीचे से रेंगते हुए आगे बढ़ते, और अंत में उन्हें पहाड़ की एक चट्टान पर चढ़ना था, जो सबसे कठिन हिस्सा था। चोटी पर उन्हें लक्ष्मण सेनापति मिलते, जिनसे एक लकड़ी का टुकड़ा लेना होता और फिर उसी रास्ते लौटकर आरव तक लाना होता। यही मिशन की सफलता होती। इस परीक्षा में मान लो सिंधवन पर युद्ध आ गया है और उसे बचाने का एक ही तरीका है, लक्ष्मण सेनापति से एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त करना और इसे राजा तक पहुंचाना। तुम्हारा कार्य है कि सभी बाधाओं को पार कर वस्तु को बिना नुकसान पहुंचाए वापस लाओ। आरव थोड़ी देर रुके और फिर बोले, एक बात और महत्वपूर्ण है, जब चट्टान पर चढ़ना होगा, हर टीम को केवल 8 रस्सियां दी जाएंगी। हर सैनिक को खुद और अपने साथियों को सुरक्षा रस्सियों से बांधना होगा। अगर एक भी साथी गायब रहा, तो सेनापति तुम्हें वो वस्तु नहीं देंगे, पूरी टीम फेल मानी जाएगी। अब सभी समझ गए कि टीम वर्क कितना जरूरी था। और हाँ, लक्ष्मण सेनापति तक जाकर और वापस लौटने में केवल 15 मिनट मिलेंगे, उसके बाद परीक्षा समाप्त मानी जाएगी। सबके चेहरों पर चिंता साफ दिख रही थी। आरव ने सोचा कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाए। सच तो ये था कि जैसे ही ये परीक्षण संरचना तैयार हुई थी, आरव ने लक्ष्मण और सभी कप्तानों को अभ्यास करवाया था। पहले वे भी धीमे थे, लेकिन अब वे इतने निपुण हो चुके थे कि सैनिकों को प्रेरित कर सकें। तुम सब देख सकते हो, 5 सेट बने हैं। जाल की दीवारें केवल 3 हैं, लेकिन पहाड़ी चढ़ाई सभी के लिए एक जैसी है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि यह कैसे करना है। कप्तानों की टीम ये परीक्षण करके दिखाएगी। कप्तानों ने जब ये दिखाया कि यह कैसे करना है, तो सारे सैनिकों ने उन्हें श्रद्धा भरी नजरों से देखा। जब कप्तानों ने फुर्ती से चट्टान पर चढ़ाई की, सैनिक दंग रह गए। उन्हें पता था कि वे इतने तेज नहीं हैं, लेकिन अब उन्हें ये यकीन हो गया था, ये परीक्षा वो कर सकते हैं। कप्तानों की वापसी पर सबने तालियां बजाईं और दिल से तारीफ की। अब पहली 5 टीमें आगे आएं, परीक्षा शुरू होती है। जोसेफ फिगर बहुत चिंतित और घबराया हुआ था जब वह परीक्षा को किनारे से देख रहा था। उसने देखा कि कुछ योद्धा रस्सी की दीवार पर अपने पैर उलझा बैठे थे, जबकि अन्य लकड़ी के ढेरों पर जल्दी से छलांग नहीं लगा पा रहे थे। ज्यादातर लोग उस समय गिरते थे जब उन्हें सूखे कीचड़ वाले पत्तों के गोल ढेरों में से कूदना होता था, और कुछ लोग चट्टान चढ़ने में धीमे थे। उनके राजा ने उन्हें सिखाया था कि चट्टानों पर चढ़ते समय अपने हाथ कहाँ रखने हैं, इसका निर्णय तुरंत और सही तरीके से करना चाहिए। उसने ये भी देखा कि कुछ लोग जब तक चट्टान की चोटी तक पहुंचे, तब तक आरव राठौड़ कह देते कि उनका समय समाप्त हो गया है। कुछ अन्य लोगों ने लक्ष्मण सेनापति से वस्तु ले ली थी, लेकिन आरव के पास लौटते समय उनका समय समाप्त हो गया। कुछ लोगों ने रास्ते में उस वस्तु को गिरा दिया या उसे चोटी से नीचे गिरा दिया, जिससे वह खराब हो गई। ये भी उनके राजा की दृष्टि में असफलता थी। उनके राजा ने कहा था कि उस वस्तु को केवल खून ही नुकसान पहुंचा सकता है। किसी महत्वपूर्ण वस्तु या राज्य के दस्तावेज के साथ लापरवाही आपके शत्रु के सामने आपकी स्थिति को उजागर कर सकती है और आपको कमजोर बना सकती है। यदि आप वस्तु प्राप्त करते हैं, तो उसे सुरक्षित करना अनिवार्य है, उसके बाद ही लौटना चाहिए। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जोसेफ को जिस बात की सबसे ज्यादा चिंता थी, वह थी चट्टान चढ़ना। जब वह पहले चढ़ा था, तब वह आत्मविश्वास से भरा था क्योंकि वह अकेला था, लेकिन अब अन्य लोग उस पर निर्भर हो सकते थे। उनकी सुरक्षा और जान अब किसी हद तक उसके हाथों में थी। उनके राजा ने उन्हें बताया था कि जब किसी सैन्य युद्ध अभियान में चट्टान, दीवार या पर्वत सामने दिखाई दे, तो अधिकतर लोग उसका चक्कर लगाना पसंद करते हैं। जोसेफ भी उनमें शामिल था। ये पहली बार था जब उसने ये सुना कि पहाड़ी, चट्टान या पर्वत पर चढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। किसी ने भी इस विचार को नहीं सोचा था, लेकिन जोसेफ को उसमें समझदारी नजर आए। कोई भी दुश्मन कभी यह नहीं सोचता कि कोई उस चट्टान पर चढ़कर उन पर हमला करेगा, इसलिए वे उस तरफ की सुरक्षा छोड़ देते हैं जिससे आक्रमण का रास्ता बनता है। और अगर आप चट्टान चढ़ते समय तेज नहीं हैं, तो दुश्मन आपको देख सकता है और तुरंत नीचे पत्थर फेंक सकता है, जिससे आप कुचल दिए जाएंगे। जैसा कि उनके राजा हमेशा कहते हैं, युद्ध में तुम्हें एक हत्यारे जितना तेज होना चाहिए। जोसेफ ने तय किया कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ देगा और सिंधवन और अपने सम्राट की महिमा के लिए खुद को मजबूत बनाएगा।
भले ही वो परीक्षा पूरी न कर पाए, लेकिन उसे अपने साथियों को ऊपर ले जाने का आत्मविश्वास रखना होगा। और जोसेफ सही था। भले ही इस अभ्यास में समय महत्वपूर्ण था, आरव राठौड़ का मुख्य उद्देश्य था टीम वर्क। उन्हें प्रत्येक योद्धा को यह महसूस कराना था कि टीम में उन्हें दी गई जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। वे स्वार्थी नहीं हो सकते थे और उन्हें पूरे दल के भले के लिए बुद्धिमानी से निर्णय लेने की जरूरत थी। जब जोसेफ और उसकी टीम चट्टान के नीचे पहुंची, तो जोसेफ ने रस्सी का एक सिरा अपनी कमर में बांधा और दूसरा सिरा अपने अगले साथी को पकड़ा दिया। ये सुरक्षा के लिहाज से किया गया था। जोसेफ ने महसूस किया कि वह टीम का सुरक्षा पर्वतारोही, लीड क्लाइंबर, था, जबकि बाकी उसके पीछे सहायक पर्वतारोही थे। जोसेफ ने एक और रस्सी ली, उसे अपने पैरों और कमर के चारों ओर हॉर्नेस की तरह बांधा और उसकी दोनों सिरों को अपनी कमर की टीम रस्सी के साथ जोड़ दिया। उसके साथियों ने भी यही किया। बिल्कुल जैसे उनके महाराज ने कहा था कि हर व्यक्ति के पास हमेशा एक खंजर होना चाहिए जब वह चट्टान या दीवार पर चढ़ रहा हो। एक नई रस्सी का एक सिरा खंजर से और दूसरा सिरा पर्वतारोही की कमर की रस्सी से बंधा होना चाहिए। जैसे ही वे एक खतरनाक ऊंचाई तक पहुंचे, लीड क्लाइंबर को मिट्टी और चट्टानों में खंजर को गहराई से घुसाना चाहिए ताकि वह सहारा दे सके। इस तरह यदि सभी फिसल जाएं, तो गहराई तक घुसा खंजर और उससे बंधी रस्सी उन्हें बचा सके। जोसेफ ने सामने खड़ी चट्टान को देखा और चढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया। उसने सामने एक लता देखी और थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया कि क्या इसे पकड़ना ठीक रहेगा। जब उसने उसे पकड़ा और कुछ भी नहीं हुआ, तो उसे खुशी हुई कि उसने अपनी टीम के लिए सही निर्णय लिया। जैसे जैसे वे ऊपर बढ़े, अचानक ग्ररप जोसेफ ने अपनी टीम की कमर की रस्सी में एक झटका महसूस किया और नीचे देखा। उसने तुरंत देखा कि उसकी टीम का एक साथी रस्सी से लटक रहा था। वो फिसल गया था। जोसेफ ने तुरंत सोचा, अपने खंजर का इस्तेमाल करो, उसे मिट्टी में घुसाकर खुद को स्थिर करो और वापस अपनी स्थिति में चढ़ो। हम तुम्हारा इंतजार करेंगे, चिंता मत करो, जोसेफ ने मुस्कुराते हुए कहा। योद्धा ने कड़वी मुस्कान दी। उसके चेहरे पर अपराध बोध था। वह हार मानने जैसा लग रहा था। अगर हम 15 मिनट में नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि हम साथ में मेहनत करें और अपने कौशल को बेहतर करें। तुम बाकी बाधाओं में सबसे अच्छे थे, तो क्या हुआ अगर तुम अभी धीमे हो? हमारे महाराज की मदद से हम जल्द ही पेशेवर बन जाएंगे। धैर्य रखो और इतनी आसानी से हार मत मानो। जोसेफ ने आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए उत्साह बढ़ाया। हाँ, वो सही कह रहा है, हिम्मत रखो। मैं भी वहाँ फिसलते फिसलते बचा था। हम सब सीख रहे हैं, है ना? अभी कोई भी हमारे कप्तानों जितना अच्छा नहीं है, तो चिंता मत करो, आगे बढ़ो, एक और योद्धा ने हंसते हुए कहा। उस योद्धा ने जोसेफ और बाकी साथियों की ओर देखा और आत्मविश्वास से मुस्कुरा दिया जैसे उसे कोई ज्ञान की रोशनी मिल गई हो। आप सबका धन्यवाद, उसने जवाब दिया। जब आरव राठौड़, कप्तान और लक्ष्मण सेनापति ने ये सुना, तो वे सब मुस्कुराए और सिर हिलाया जैसे कि वह बात उनके दिल से निकली हो। यही इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य था। उसी तरह जब अन्य योद्धाओं ने ये सुना, तो उन्हें भी एक झटका सा महसूस हुआ और आखिरकार उन्हें समझ में आ गया कि इस अभ्यास का असली मकसद क्या था। जब जोसेफ और उसकी टीम चट्टान की चोटी पर पहुंची, तब उनका समय समाप्त हो चुका था। हालांकि वे समय की कसौटी पर विफल रहे थे, लेकिन टीम वर्क के मामले में उन्होंने सफलता पाई थी। उन्होंने अपना सिर ऊंचा रखा और खुद को बिल्कुल भी हारा हुआ नहीं महसूस किया। उनके मन में सिर्फ ये चल रहा था कि वे कैसे और बेहतर बन सकते हैं। वास्तव में सभी योद्धा निराश नहीं हुए, बल्कि और मजबूत बनने की इच्छा के साथ आगे बढ़े, कप्तानों जितना। जब सभी परीक्षण पूरे हो गए, तो सभी ने अपने दैनिक कार्यों को उत्साह के साथ पूरा किया, क्योंकि अगली परीक्षा का इंतजार अब उनके दिलों में था। कल इस कठिन परीक्षा का आखिरी दिन था। क्या ये सिर्फ एक सामान्य तलवारबाजी प्रतियोगिता होगी, या कुछ और? इस सवाल ने उन्हें दिनभर सोचने पर मजबूर किया। घोड़े की नींद, और अंत में सभी चिंता भरी मुस्कानों के साथ सो गए। उनके दिलों में उपलब्धि की भावना थी। वे खुद को मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस कर रहे थे। अगले दिन सभी सैनिक महल के प्रशिक्षण प्रांगण में इकट्ठा हो चुके थे। आज परीक्षा का आखिरी दिन था। जिन लोगों को कल मृत घोषित किया गया था, वे आज की परीक्षा में असाधारण प्रदर्शन करना चाहते थे। वे इतने चिंतित थे कि अनजाने में उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपने कमांडर, कैप्टन, टीममेट्स और उनकी महिमा को नीचा दिखाया है। यही बात उन्हें खुद को साबित करने के लिए प्रेरित कर रही थी। आरव राठौड़ ने अपने सैनिकों की ओर देखा और मुस्कराए।
आज सेनापति लक्ष्मण और मैं तुम्हारी तलवारबाजी की कला की परीक्षा लेंगे। हम तुम्हारी प्रतिक्रिया, समय, लचीलापन, क्षमता और युद्ध रणनीति पर नजर रखेंगे। प्रत्येक व्यक्ति को 4 रेत की बोरियां दी जाएंगी जिनका वजन 4 किलो होगा और एक 15 किलो की रेत की बोरी पीठ पर लादनी होगी। तुम्हें सेनापति लक्ष्मण या मुझ में से किसी एक से 5 मिनट तक लड़ना होगा, वो भी इन वजनों को पहने हुए। 2 मुकाबले एक साथ होंगे, एक में सेनापति लक्ष्मण लड़ेंगे और दूसरे में मैं। आरव जानते थे कि लक्ष्मण बिना कोई ब्रेक लिए अपनी तलवार के साथ लगातार 2 घंटे तक लड़ सकते हैं। लक्ष्मण एक युद्ध अनुभवी योद्धा थे। उनकी पदवी तक पहुंचने के लिए कई दुश्मनों को रणभूमि में परास्त करना पड़ा था। कई युद्धों में उन्हें 4 घंटे तक लगातार लड़ना पड़ा था, जबकि कुछ युद्ध 2 या 3 घंटे में खत्म हो जाते थे। सांस नियंत्रण की क्रियाएं शूरवीरों में बहुत लोकप्रिय थीं। रणभूमि में लड़ते हुए बहुत सहनशक्ति और ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। आरव जानते थे कि हर मैच के बाद 1 मिनट का अंतर होगा जिसमें एक योद्धा बाहर जाएगा और दूसरा प्रवेश करेगा। अनुभवी योद्धाओं के लिए वो 1 मिनट सांस लेने और अगले विरोधी के लिए ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त था। हालांकि आरव ये जानते थे, फिर भी वो लक्ष्मण पर इतना भार नहीं डालना चाहते थे। जहां तक आरव की बात थी, वे जानते थे कि वे बिना थके 1 घंटे से अधिक नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्होंने सिस्टम से मदद मांगी। सिस्टम, क्या तुम्हारे पास एनर्जी बूस्टर है? उत्तर, ये सिस्टम हर चीज में सक्षम है, यहाँ तक कि इंस्टेंट रेमन नूडल्स भी हैं। इसलिए सिस्टम के पास एनर्जी बूस्टर भी हैं। एक शॉट 1 घंटे तक ऊर्जा देता है और उसकी कीमत या तो 3 डेवलपमेंट पॉइंट्स, 5 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स या 1 बोनस पॉइंट है। इससे शरीर की सारी थकावट और दर्द समाप्त हो जाता है। क्या होस्ट इसे प्रयोग करना चाहता है? सिस्टम, क्या मैं इसे खुद के अलावा किसी और पर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ, होस्ट कर सकता है। अच्छा, हर घंटे के बाद सेनापति लक्ष्मण और मुझे एनर्जी शॉट्स देना। 4 घंटे के लिए हमें 3 शॉट्स प्रत्येक चाहिए होंगे, यानी कुल 6 शॉट्स। सही? सही होस्ट। इससे कुल 18 डेवलपमेंट पॉइंट्स खर्च होंगे। आरव ने सिर हिलाया और संतुष्ट हुए। उन्होंने लक्ष्मण के लिए भी शॉट्स इसलिए मंगवाए क्योंकि वे चाहते थे कि लक्ष्मण भी हर युवा योद्धा से अपनी श्रेष्ठ अवस्था में लड़ें। वजन देने का कारण ये था कि वे देखना चाहते थे कि सैनिक विभिन्न परिस्थितियों में कैसा प्रदर्शन करते हैं। दुश्मनों से लड़ते वक्त संभव है कि आपकी पीठ पर घायल नागरिक हों या भारी वस्तुएं। अगर आपकी पीठ पर कोई बेहोश राजकुमारी हो और आप उसे जमीन पर रखते ही दुश्मन उस पर हमला कर दे तो कभी कभी आपको लड़ते हुए भी भागना पड़ सकता है। ऐसी स्थितियों में संतुलन और अनुकूलता बेहद जरूरी होती है। ये भी याद रखना जरूरी है कि आपके दुश्मन के पास ऐसा कोई वजन नहीं होगा, इसलिए वह तेज और हल्का होगा। इसलिए आरव ने यह जरूरी किया कि सब योद्धा वजन के साथ ही लड़ें। आरव ने देखा कि ज्यादातर युवा योद्धा वजन के साथ सही से नहीं लड़ पा रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि उनके हाथों के वजन से तलवार चलाने में उतनी दिक्कत नहीं थी, पर समस्या थी शरीर का संतुलन बनाए रखने की। अधिकतर समय वे गिर जाते, ठोकर खा जाते या गलती से तलवार गिरा देते। वे खुद को ढालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन युद्ध में दुश्मन समय नहीं देता। ये देखकर आरव ने निर्णय लिया कि अब नियमित रूप से वजन के साथ प्रशिक्षण दिया जाएगा। 1 घंटे के युद्ध के बाद लक्ष्मण को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि वे थके ही नहीं थे। उन्होंने सोचा ये सांस नियंत्रण की वजह से हुआ होगा। लक्ष्मण ने आरव की ओर देखा और भीतर से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने सोचा था कि यह युवा राजा 1 घंटे के बाद थक जाएगा। वे अब देखना चाहते थे कि आरव कितना समय टिक सकता है। 2 घंटे बीते, फिर 3 घंटे, और आरव के चेहरे पर पसीना तक नहीं था। लक्ष्मण को ये थोड़ा अजीब लगा, लेकिन अब वो आरव को एक राक्षस मानने लगे थे। सिर्फ लक्ष्मण ही नहीं, बल्कि सभी युवा योद्धा अब सोचने लगे थे कि आरव इंसान नहीं, कुछ और ही है। लक्ष्मण तो ठीक है, पर आरव जो कभी युद्ध में नहीं गया, वो इतना ज्यादा लड़ पा रहा है। सभी अपने राजा से बेहद प्रभावित थे। परीक्षा पूरी होने के बाद आरव ने घोषणा की कि अगली सुबह नियमित प्रशिक्षण से पहले परिणाम और पुरस्कार दिए जाएंगे। नाश्ता करने के बाद आरव ने सोचा कि आज वे खेतों और खदानों का निरीक्षण करेंगे। वे ऊपरी क्षेत्र से बाहर निकल ही रहे थे कि टेरी के एक शिष्य पॉल तेजी से भागते हुए आए। प्रणाम आपकी महिमा, सभी स्लेट बोर्ड्स और चॉक बोर्ड्स तैयार कर लिए गए हैं, पॉल ने सिर झुकाकर कहा। सिर उठाओ पॉल, ये तो शानदार समाचार है। चलो पहले तुम्हारे गुरु से मिलते हैं। जी, आपकी महिमा। नमस्कार महाराज।
आपके सारे आदेश पूरे कर दिए गए हैं और सब कुछ तैयार है। यदि कहने की अनुमति हो तो ये काली तख्तियां और ये अजीब सफ़ेद पत्थर जिसे आप चौक कहते हैं, सच में कमाल का आविष्कार है, टिम ने कहा। उसकी आंखों में आरव राठौड़ के लिए भक्ति और आदर साफ झलक रहा था। आरव मुस्कुराया, इतने उत्साहित मत हो टिम, भविष्य में हम सिंधवन में और भी अद्भुत चीजें बनाएंगे। आखिरकार विचार तो मेरा था, लेकिन असली मेहनत तो तुम और तुम्हारे शिष्यों ने की है, इसलिए इसका सच्चा श्रेय तुम्हें और तुम्हारी टीम को जाता है। नहीं नहीं महाराज, सच्चा इंसान कभी उस चीज का श्रेय नहीं लेता जो उसने की ही नहीं, टिम ने सिर हिलाते हुए कहा। आरव केवल मुस्कराकर उसकी ओर देखता रहा। दरअसल समय के साथ टिम ने आरव राठौड़ के सभी अद्भुत विचारों और योजनाओं के बारे में जाना था, चाहे वो बंजर भूमि में अन्न उपजाना हो या फिर चौक बनाना। वो अक्सर सोचता, कोई 15 साल का लड़का कैसे इतनी गहराई से ज्ञान रख सकता है। उसकी नज़रों में आरव अब एक ऐसे मुनि बन चुके थे जो हर समस्या का समाधान जानते हों। टिम, क्या तुम और तुम्हारे शिष्य पढ़े लिखे हो? आरव ने पूछा। हाँ महाराज, मैंने उन्हें पढ़ना, लिखना और गणित सिखाया है, टिम ने थोड़े आश्चर्य से उत्तर दिया। भविष्य में मैं चाहता हूं कि तुम और तुम्हारे शिष्य बढ़ईगिरी और निर्माण कार्यों की शिक्षा दूसरों को भी दो। क्या तुम ऐसा कर पाओगे? टिम कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, मैं जरूर करूंगा महाराज, लेकिन मेरी कार्यशाला इतनी बड़ी नहीं है कि बहुत सारे लोगों को समेट सके। उसने चारों ओर फैली हुई छोटी सी जगह की ओर इशारा किया। उसकी चिंता मत करो टिम, मैं सिंधवन में सबके लिए एक विद्यालय खोलना चाहता हूँ। जब लोग पढ़ना लिखना सीख जाएंगे, तब मैं चाहता हूँ कि तुम या तुम्हारे 2 शिष्य उन्हें बढ़ईगिरी और निर्माण की कला सिखाओ। बाकी की चिंता मत करो, मैं तुम्हें निचले इलाके में एक पूरा संपत्ति परिसर दूंगा जिसमें 18 भवन होंगे तुम्हारी नई कार्यशालाओं के लिए। टिम अचंभित रह गया। एक पूरी संपत्ति, सिर्फ एक छोटी सी कार्यशाला के लिए? महाराज आखिर करना क्या चाह रहे हैं? आरव ने टिम की आंखों में झांकते ही उसके मन की बात समझ ली। इन भवनों में एक साथ 2000 लोग काम कर सकेंगे। मैं तुम्हें इन सभी इमारतों और सिंधवन के समस्त निर्माण परियोजनाओं का प्रभारी बनाऊंगा। अभी भले ही यहाँ लोग कम हैं, लेकिन बहुत जल्द ये जगह लोगों से भर जाएगी। अब टिम को आरव की बात का असली मकसद समझ आया। इसके अलावा मैं तुम्हें भविष्य में कुछ ऐसे निर्माण और धातु कार्य के तरीके सिखाऊंगा जो पहले इस साम्राज्य में किसी ने नहीं देखे होंगे। तुम्हें लोहे से उपकरण और संरचनाएं बनाना सिखाया जाएगा, और हाँ, तुम्हारे अधीन काम करने वाले सभी लोगों को हर महीने वेतन भी मिलेगा। जितना ज्यादा टिम सुनता गया, उतना ही उसकी आंखें चमकती गईं। अभी तक तो उसके ग्राहक इक्का दुक्का बारन और नगर प्रमुख ही हुआ करते थे, और जो पैसा मिलता था उससे अपने शिष्यों और जरूरतमंद ग्रामीणों की सहायता करता था। जब भी अतिरिक्त धन होता, वो बैलगाड़ी लेकर अगली बस्ती जाता, अनाज खरीदता और वापस आकर ग्रामीणों में बांट देता। लेकिन अब उसके पास ग्रामीणों को रोजगार देने का मौका था, साथ ही वो स्वयं नई तकनीकें और ज्ञान सीख सकता था। ऐसे प्रस्ताव को ठुकराना मूर्खता होती। तो जैसे ही तुम मेरे सिखाए तरीकों और सिद्धांतों को समझ जाओ, मैं चाहूंगा कि उन्हें बाकी लोगों को भी सिखाओ जो तुम्हारी कार्यशालाओं में काम करने आएंगे, आरव ने कहा। निश्चित रूप से महाराज, टिम खुशी से बोला। आरव जानता था कि अभी वो टिम से निर्माण विज्ञान या विज्ञान से खनिज विज्ञान नहीं सिखा सकता, क्योंकि न तो उन्हें रसायन शास्त्र, भौतिकी और न ही जीव विज्ञान का ज्ञान था। गणित तो आता था, लेकिन बस जोड़, घटाव और सामान्य विभाजन तक ही सीमित था। अच्छी बात यह थी कि वे सभी साक्षर थे। आरव की योजना थी कि जब तक आम नागरिक पढ़ना, लिखना और सही गणना करना सीख रहे होंगे, वो इन नेताओं को चारों मुख्य विषयों की किताबें देगा। वे पहले खुद सीखें और फिर अपने अपने विभागों में दूसरों को सिखाएं। टिम खुश था, लेकिन अब थोड़ा परेशान भी। महाराज, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इतना सारा लोहा कहाँ से आएगा? उसकी चिंता मत करो, पहले इन तख्तियों को ऊपर की संपत्ति में लगे कक्षों में लगवा दो, फिर मैं तुम्हें एक खास जगह ले चलूंगा। टिम अभी भी उलझन में था, लेकिन आरव पर भरोसा कर लेना उसे आसान लगा। उसने अपने 3 शिष्यों को साथ लिया, सभी काली तख्तियां बैलगाड़ी में रखीं और आरव व टेरी के साथ ऊपरी क्षेत्र की एक संपत्ति की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने दीवारों पर बनी फालतू सजावट और चित्रों को हटाया। आरव का मानना था कि कक्षा में ध्यान भटकाने वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभी कक्षों में तख्तियां लगा दी और एक कमरे को स्लेटों के भंडारण के लिए निर्धारित कर दिया।
इसके बाद आरव ने फैसला किया कि अब निचले क्षेत्रों में जाकर टिम को लोहे की खान दिखानी चाहिए और साथ ही कक्षा में उपयोग के लिए चौक भी लानी थी। नीचे जाते हुए ही प्रणाली ने उसे इनाम की सूचना दी। डिंग, बधाई हो, आपने काली तख्तियां और चौक का निर्माण किया। इसके लिए आपको 40 बोनस अंक बीपी काली तख्तियों के लिए और 10 अंक चौक के लिए दिए गए हैं। प्रणाली, मेरी स्थिति दिखाओ। ग्रेटर दैन नाम, आरव राठौड़, आयु 15। स्थिति, सिंधवन का राजा स्तर, प्रारंभिक, अब भी स्तर 1। स्वास्थ्य, स्वस्थ, कुल अंक 82 डीपी और 50 बीपी। ध्यान दें, डीपी का अर्थ है विकास अंक और बीपी का अर्थ है बोनस अंक। असल में आरव को तो ये याद ही नहीं था कि तख्तियां और चौक बनाने से भी अंक मिलेंगे। उसका ध्यान तो पूरी तरह तोप और बारूद बनाने के मिशन पर केंद्रित था। उसे अब जल्दी ही वैद्य रसायनज्ञ लक्ष्मण सेनापति को तोप के लिए बारूद बनाना सिखाना था। तभी अचानक प्रणाली ने एक चेतावनी दी। चेतावनी, चेतावनी, आपके क्षेत्र के समुद्री तट की ओर एक जहाज बढ़ रहा है। आरव ने टिम से विदा ली और अगली सुबह मिलने का वादा किया। इसके बाद आरव और टेरी ऊपरी क्षेत्र की ओर लौटे। टेरी को समझ नहीं आ रहा था कि आरव इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हैं। जैसे ही आरव ने लक्ष्मण सेनापति के कार्यालय में कदम रखा, वो तुरंत बोले, चाचा लक्ष्मण, वसुंधरा की समुद्री तट की ओर एक जहाज आ रहा है। कृपया 100 सैनिकों को इकट्ठा करें और मेरे साथ चलिए। लक्ष्मण अपनी कुर्सी से उछल पड़े, तलवार उठाई और तुरंत बाहर दौड़ पड़े। दौड़ते समय उन्होंने पूछा, आपके हिसाब से कितनी देर में वे पहुंचेंगे? करीब 2 घंटे में, आरव ने जवाब दिया। सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा था कि टेरी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसने आरव पर पूरा विश्वास जताया। उसे लगा कि जब वे निचले क्षेत्र की ओर जा रहे थे, तभी आरव ने समुद्र में एक छोटी सी बिंदु जैसी आकृति देखी होगी। आखिरकार केंद्रीय क्षेत्र से समुद्र साफ दिखता था। 1 घंटे बाद, जब वे सैनिक इकट्ठा कर ही रहे थे, तब समुद्री बंदरगाह से एक सिपाही भागता हुआ आया। महाराज, एक बड़ा जहाज तट की ओर बढ़ रहा है। अनुमान है कि वह 1 घंटे में यहाँ पहुँच जाएगा, सिपाही बोला। बहुत अच्छा काम किया सैनिक, अपनी रिपोर्ट के लिए धन्यवाद। वापस जाओ और वहां तैनात बाकी सैनिकों को बताओ कि हम वहां पर्याप्त सैनिक लेकर पहुंचेंगे, इससे पहले कि जहाज किनारे पर पहुंचे। जैसे ही सैनिक जाने लगा, उसने मुड़कर देखा कि आरव के साथ बहुत सारे सैनिक पहले से ही प्रांगण में खड़े थे। क्या महाराज को पहले से इस जहाज के आने का पता था, या फिर कोई नई युद्धाभ्यास की योजना है? उस युवा सिपाही ने सोचा। और फिर 30 मिनट और बीते। आरव अपने सैनिकों को लेकर समुद्री तट की ओर बढ़े। तट पर पहुंचकर आरव ने गांव वालों को सुरक्षा की दृष्टि से वापस भेज दिया और जहाज के किनारे लगने की प्रतीक्षा करने लगे। जब आरव पहली बार यहां निरीक्षण के लिए आए थे, तभी उन्हें कुछ गड़बड़ सी लगी थी। यहाँ एक पहले से बना हुआ जहाज घाट था और ज्यादातर गांव वाले कहते थे कि हर 4 महीने में आरव के पिता, अर्थात धरती के सम्राट गिरीश, यहाँ जहाज से मिलने आते थे। असल में जमींदारों और राजधानी प्रभारी ने गांव वालों से झूठ बोला था ताकि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तह तक न पहुंच सकें। जब जब जहाज आता था, शहर का प्रमुख गांव वालों को तट के पास आने से या निचले क्षेत्र में जाने से रोक देता था। वह कहता था कि अगर वे राजा को परेशान करेंगे तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा। गांव वाले इतने डर जाते थे कि जहाज के आते ही वे केंद्रीय क्षेत्र में छिप जाते और केवल भोजन के लिए शहर के बाहर जंगल में शिकार करते। शुरू में आरव को समझ नहीं आया था कि जमींदार और प्रभारी आखिर क्या कर रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने निचले क्षेत्र की खदानों का निरीक्षण किया तो पूरी सच्चाई सामने आ गई। आरव को ये यकीन नहीं था कि उनके पिता हर 3 महीने में वसुंधरा आते होंगे। उन्हें तो ये भी यकीन नहीं था कि गाय उड़ सकती है, लेकिन इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। गांव वाले सादा जीवन जीते थे, उन्हें राजघरानों के दौरे के बारे में क्या ही पता होता। ये स्पष्ट था कि यह जहाज उन व्यापारियों का है जो राजधानी प्रभारी और जमींदारों के साथ व्यापार करते थे। जहाज पर लगे प्रतीक और झंडे से पता चला कि वे करुणा साम्राज्य से हैं। भौगोलिक रूप से देखें तो वसुंधरा के सबसे पास करुणा साम्राज्य ही पड़ता है, तेरिके से भी नजदीक। इसलिए जमींदारों और प्रभारी ने करुणा से व्यापार करना शुरू किया ताकि धरती के सम्राट गिरीश को इसकी भनक तक न लगे। आरव ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक व्यापारी जहाज ही है। जैसे ही जहाज किनारे पर पहुंचा, एक गोल मटोल 20 साल का युवक अपने अंगरक्षकों के साथ जहाज से उतरकर आरव की ओर बढ़ा।
वो मुस्कुराया और अपने हाथ फैलाकर बोला, अरे, जमींदार सिल्विन और राजधानी प्रभारी अगस्त्य कहाँ हैं? क्या वे बीमार हो गए हैं? मैं तो अभी भी करुणा और योदान के बीच कुछ शहरों से व्यापार करके आ रहा हूँ और हमेशा की तरह यहाँ से अपना सामान लेने आया हूँ। आरव ने उस लड़के को देखा और समझ गया कि वह वसुंधरा की वर्तमान स्थिति से बिल्कुल अनजान है। वो लड़का बड़ा ही खुशमिजाज था। दरअसल आरव को लगा मानो धरती पर आया छोटा सांता क्लॉस हो, बस सफ़ेद बाल और दाढ़ी नहीं थी। उसे देखकर किसी का भी मूड अच्छा हो जाए। वह जैसे बोलता था, उसकी मुस्कान सच्ची लगती थी और गाल गुलाबी हो जाते थे। माफ़ कीजिएगा सर, लेकिन अब जमींदार और राजधानी प्रभारी को अन्य शहरों में भेज दिया गया है। अब मैं यहाँ का नया राजा हूँ, आरव राठौड़। आरव ने मुस्कराते हुए कहा। सांता क्लॉस चौंक गया। हाँ, आरव ने तो अब उसे मन ही मन सांता ही नाम दे दिया था। सांता की आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह खुला रह गया। तो आप धरती के सम्राट गिरीश के पुत्र आरव हैं। आप तो बिल्कुल भी वैसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं। मैं तो आदमी का स्वभाव देखकर ही उसका असली रूप समझ जाता हूँ, और मुझे लगता है कि आप अच्छे इंसान हैं भाई। आपकी वाइब्स बहुत पॉजिटिव हैं। वह आरव के चारों ओर घूमने लगा और बार बार सिर हिलाता रहा। आरव और उसके सैनिक समझ नहीं पा रहे थे कि हंसे या रोएं। कोल्ड स्वेट स्माइल। अरे सर, ये हमारे राजा हैं, क्या आप इन्हें ऐसे ही घूमेंगे? थोड़ा तो शालीन रहिए, सैनिक मन में सोचते। अरे हाँ, मैं तो अपना परिचय देना भूल ही गया, सांता बोला। सभी ने आंखें घुमा दी, यहाँ तक कि उसके अपने अंगरक्षक भी। मेरा नाम है बेंजामिन हैमिल्टन, छोटा नाम बेन। आप चाहें तो कुछ भी बुला सकते हैं। हम अब दोस्त हैं ना, तो मैं आपको छोटा भाई कहूँगा। ही, और आप मुझे बड़ा या छोटा भाई जो मन करे वो कहिए। ही, वो लड़की जैसी लाज से बोला। कब दोस्त बन गए भाई? जरा तो शर्म करो, सैनिक मन में बड़बड़ाए। अब जब हम दोस्त हैं तो मैं तुम्हें सांता ही कहूँगा, सही है ना सांता? आरव ने मजाकिया अंदाज में कहा। न नहीं, ये कैसा नाम है भाई? क्या तुम अपने बड़े भाई का मजाक उड़ा रहे हो? हम, अजीब है ये नाम, वह गाल सहलाते हुए बोला। फेयरफुल फेस वेरी स्लीपी। आरव हंसी रोक न सके और जोर से हंस पड़े। अरे भाई, तुमने ही तो कहा कि मुझे जो चाहूं बुला सकता हूं, अब मुकर क्यों रहे हो? और वैसे भी सांता का मतलब होता है खुशमिजाज व्यक्ति। तारांकन आरव ने झूठ बोला स्मर्क। मुझे तुम बहुत अच्छे लगे, इसलिए प्यार से नाम रखा। सच में, मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगे भाई। या सांता बोला और आरव का हाथ जोर से पकड़कर हिलाने लगा। सांता की टीम का एक सैनिक खांसते हुए आरव की तरफ इस तरह देख रहा था जैसे माफी मांग रहा हो। आरव ने मुस्कराकर इशारे से जताया कि सब ठीक है भाई, चलो अब व्यापार की बात करते हैं। सांता ने आरव के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे निचले क्षेत्र की ओर चलने का इशारा किया। निष्कर्ष ये था कि आरव ने सांता को लेकर एक ही सिद्धांत अपनाया था। अगर हरा नहीं सकते तो शामिल हो जाओ। छोटे भाई, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैं यहाँ कुछ खनिज अयस्क खरीदने आया हूँ। क्या ये मुमकिन है छोटे भाई? प्लीज। बेंजामिन ने कुत्ते जैसी मासूम आंखों से आरव राठौड़ की ओर देखा। बिल्कुल मुमकिन है, और इतना ही नहीं, भविष्य में मैं कुछ ऐसे अनोखे और रोचक उत्पाद बनाऊंगा जो सिर्फ वसुंधरा में ही उपलब्ध होंगे। खैर, तुम बस ये बताओ कि तुम्हें कितने टन चाहिए, मैं तुरंत भिजवा दूंगा। अनोखे और रोचक शब्द सुनते ही बेंजामिन की आंखें चमक उठी। आखिरकार वो एक व्यापारी था। जब वे निचले क्षेत्र से गुजर रहे थे, आरव ने जानबूझकर बेंजामिन को अपनी प्रयोगशालाएं और खुद के बनाए चौक के नमूने दिखाए। जैसे जैसे वे खेतों की ओर बढ़े, बेंजामिन चौंक गया। इसने सच में इस बंजर जमीन को उपजाऊ बना दिया। ये आदमी। बेंजामिन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। चारों ओर गेहूं, सेम और अन्य अनाजों की भरपूर खेती दिखाई दे रही थी। किनारों पर केले, कच्चे केले, सेब, टमाटर, सलाद पत्ते, पत्ता गोभी और पालक भी उग रहे थे। अब तक जब भी वो वसुंधरा आया था, 97% खेतों में तो एक भी पौधा नहीं उगता था, लेकिन अब ये खेत उपज से लहलहा रहे थे। क्या ये वही वसुंधरा था जिसे वो जानता था? और बाकी राजाओं या रईसों की तरह आरव ने अपने आगमन से गांव की शांति को बाधित भी नहीं किया। बेंजामिन ने देखा कि जैसे ही वे खेतों से गुजरे, वहां के लोग उन्हें दिल से नमस्कार कर रहे थे, खासकर आरव को। और उनकी नजरों में कोई दिखावा नहीं था। ज्यादातर लोग आरव को किसी ईश्वर की तरह देख रहे थे। उसका छोटा भाई किसानों से मजाक कर रहा था,
और जिन बच्चों ने अपने माता पिता से मिलने के लिए खेतों में आना चाहा, उन्हें गोद में उठाकर हंसा रहा था। बच्चे इस बात से फूले नहीं समा रहे थे कि उनका राजा उन्हें गोद में उठा रहा है। आरव ने जाते जाते उन्हें एक छोटा सा जादू भी दिखाया। राजा तो ऐसे होने चाहिए, बेंजामिन ने सोचा। वास्तव में बेंजामिन भी एक रईस ही था। वो करुणा साम्राज्य के जमींदार सिल्विन का तीसरा पुत्र था, लेकिन चूंकि उसे अपने पिता की उपाधि नहीं मिल सकती थी, उसने व्यापार को चुना। सालों में उसने करुणा साम्राज्य में अपनी अलग पहचान बना ली थी और वहां के रईस और दुकानदारों के लिए वो एक जरूरी नाम बन गया था, बेवकूफ रईस व्यापारी। लोग उसे बेवकूफ इसलिए कहते थे क्योंकि बचपन से ही उसे उन बनावटी और झूठे रईसों के नियमों से नफरत थी। उसे हमेशा आम लोगों के बीच रहना अच्छा लगता था। एक बार तो उसने खुद को एक गरीब किसान की तरह छुपाया और 3 महीने तक एक बेकरी में काम किया। जब तीसरे महीने उसके पिता को पता चला तो उसने जिंदगी भर की मार पड़ी। इसी वजह से वो अपने पिता की आंखों की किरकिरी बन गया। लोग जमींदार सिल्विन का मजाक उड़ाते कि उसका बेटा तो किसी किसान जैसा है, जैसे कि उसमें कुछ बुरा हो। बाद में उसने खुद का जहाज खरीदा और समुद्र पार कर अलग अलग जगहों से चीजें करुणा साम्राज्य लाने लगा। धीरे धीरे वो हर दुकानदार और रईस के लिए सबसे जरूरी व्यापारी बन गया। लेकिन उसके पिता और बड़े भाई आज भी उससे निराश ही रहते थे। उनके लिए तो राजा के लिए लड़ाई करना ही असली सम्मान था। उसे केवल उसकी माँ और 3 बहनें ही दिल से चाहती थीं। उन्हें वो प्यारा, मजाकिया और दयालु लगता था। उसे दिखावा करना कभी पसंद नहीं आया। लोग बस सीधे बात क्यों नहीं कर सकते, यही सोचकर वो आरव की इज्जत करता था, क्योंकि वो भी इन बनावटी नियमों में नहीं बंधा था। जब वे गांव से गुजरे तो किसी ने बेंजामिन की ओर देखा तक नहीं। सबकी निगाहें बस राजकुमार आरव पर थीं। क्या ये वही राजा बर्न का निर्बल और मूर्ख पुत्र था? बेंजामिन जानता था कि आरव कमजोर नहीं था। उसके चारों ओर ऐसी आभा थी जो किसी अनुभवी योद्धा में होती है। जब उसने सुना कि आरव कुछ ऐसे उत्पाद बनाएगा जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते, तो पहले उसे शक हुआ। लेकिन जब उसने प्रयोगशाला में जाकर चौक देखा तो वो दंग रह गया। चौक को भले ही एक छोटी चीज माना जाए, लेकिन बेंजामिन के लिए वो एक कमाल की खोज थी। क्या तुम जानते हो, हर साल उसके साम्राज्य में कितने स्लेट बोर्ड खराब हो जाते हैं? चौक स्लेट पेंसिल से कहीं बेहतर और सस्ती थी। स्लेट पेंसिल से बोर्ड पर खरोंच पड़ती थी और वो जल्दी टूट जाती थी। चौक इसका परफेक्ट हल था, और वो सिर्फ वसुंधरा में बन रही थी। भला बेंजामिन कैसे इसे न चाहता? छोटे भाई, क्या मैं ये चौक की स्टिक अभी खरीद सकता हूँ? मुझे एक साथ 10,000 लोगों के लिए चौक चाहिए। अभी नहीं बेंजामिन, अभी तो ये चौक मेरी जनता के लिए भी मुश्किल से काफ़ी है, और हमारे पास इतने लोग नहीं हैं जो बड़े पैमाने पर इसे बनाएं। लेकिन अगर तुम अगली बार जब आओ तो 3,000 गुलाम या मेहनतकश लोग लेकर आओ जो वाकई काम करना चाहते हों, तब मैं तुम्हारे लिए बड़ी मात्रा में चौक बनवा सकता हूँ। कैसा रहेगा? बिल्कुल सही बात है छोटे भाई। ठीक है, हर महीने के अंत में मैं अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को एक जहाज के साथ भेजूंगा जिसमें 1,000 मजदूर होंगे। मैं ये हर महीने करता रहूंगा जब तक तुम्हारे पास मेरे भेजे 3,000 आदमी न हो जाएं। बहुत अच्छा। वैसे तुम अयस्क का क्या भाव देते हो? आरव ने पूछा। मैं आमतौर पर 1 टन के 1200 स्वर्ण मुद्राएं देता हूँ छोटे भाई, और आज मैं 150 टन ले जा रहा हूँ। तो आज मुझे 1,80,000 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। बुरा नहीं है, आरव ने सोचा। अच्छा, तो गुलाम कितने में मिलते हैं? आरव ने पूछा। गुलामों की कीमत उनकी खूबसूरती या ताकत पर होती है, लेकिन औसतन एक गुलाम 1,600 तांबे सिक्कों में मिल जाता है, बेंजामिन ने कहा। तो 3,000 लोगों के लिए मुझे सिर्फ 480 स्वर्ण मुद्राएं लगेंगी। आरव ने हिसाब लगाया। क्या तुम्हारे जहाज में कोई दुर्लभ बीज भी हैं? बिल्कुल है, बेवकूफ़ी की बातें मत कर। जब मैं पहले यहाँ आता था तो रईस मुझसे गेहूं, सेम और बाकी अनाज के बोरे खरीदते थे। कुछ तो उनके बीज भी खरीदते थे, जबकि उन्हें पता था ये जमीन कुछ उगाएगी नहीं। शायद वो किस्मत आजमाना चाहते थे। बेंजामिन मुस्कुराकर बोला। अच्छा, जैसे ही तुम्हारा ऑर्डर पूरा होगा मैं तुम्हारे बीज जरूर देखूंगा। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।